नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। कहानी कुर्सी की में आज आपको बताएंगे कैसे दोनों तरफ से डायलॉग चल रहे हैं देश की सियासत के अंदर। एक तरफ महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में मायावती वर्सेस महाविकास अघाड़ी, और डायलॉगबाजी हर कोई कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस डायलॉग में बोल रहे हैं ए ओवैसी सुन लो, तो ओवैसी ने भी जवाब दिया ए फडणवीस तुम भी सुन लो। बीच में कूद पड़े मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी। खड़गे साहब ने पहली बार योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे शब्द बोले आज की राजनीति में देखिए क्या हो गया। भगवा कपड़े पहनने वाले जो सर पर बाल भी नहीं रखते हैं वो राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। अरे भाई, राजनीति करनी है तो पहले भगवा छोड़ो, सफेद कपड़ा पहनो, नहीं तो फिर जाओ अपना पूजा पाठ करो, तुम्हारा राजनीति में क्या काम है। तो ये योगी और बोल रहे हैं कि साथ में कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ऐसी बातें करते हैं। तो सीधा रेफरेंस मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र के आज अखबारों में एक विज्ञापन छपा हुआ है, सरकार ने दिया है और उसमें भी बीजेपी ने दिया, और उसमें लिखा हुआ है एक हैं तो सेफ हैं, मोदी जी का नारा। और ये आप देख रहे हैं, और जो एक आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर तरह तरह की पगड़ियां हैं, अलग अलग महाराष्ट्र में जिस भी तरीके की वेशभूषा में पगड़ी पहनी जाती है वो सब दिखाया गया उसके अंदर। एक टोपी नहीं है उसमें, 16 तरीके की टोपी, एक टोपी नहीं है उसमें, मुस्लिम टोपी नहीं है। तो इसका जवाब संजय राउत ने दिया, बोले ये सब भाड़े की टोपियां हैं, इनके पास अपनी एक ही टोपी है काले रंग की, वो आरएसएस वाले पहनते हैं, और कोई टोपी नहीं है इनके पास। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। देश कुमार जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका भी। समीर जवांकर साहब हमारे साथ हैं। तो शुरुआत जो ये फडणवीस वर्सेस ओवैसी, इसकी शुरुआत दरअसल हुई थी जब फडणवीस साहब ने यह कहा था कि यह धर्म युद्ध है, ये मुसलमानों ने वोट जिहाद करके हमको हराया लोकसभा के इलेक्शन में, और अब इसका जवाब आपको धर्म युद्ध लड़ करके देना है। तो इसी का जो है जवाब ओवैसी साहब भी दे रहे थे कि ये धर्म युद्ध और वोट जिहाद की बात क्यों करते हो, तुम तो अयोध्या भी हार गए थे, तुमको मैंने हैदराबाद में भी हरा दिया था, तो कौन से वोट जिहाद की बात करते हो तुम। हर जगह तुमको केवल मुसलमानों के वोट ने हराया, ऐसा नहीं है। तो ये बातें आपको मैं सुनाता हूं। फडणवीस ने कहा हम वोट जिहाद से हारे, अब जागो। ओवैसी बोले जहां फडणवीस को वोट नहीं मिला बस वहीं जहाद हो गया। फडणवीस फिर बोले सुन लो ओवैसी, किसी का बाप पैदा नहीं हुआ कि संभाजी नगर का नाम बदल दे। तो इस पर बोलते हैं ओवैसी कि ए देवेंद्र फडणवीस तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। सुनिए। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या, आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे, आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो। आज फडणवीस बोलते जिहाद, फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले, वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया, अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो। तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो। अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं बोलो। फडणवीस कैसा हारे, मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई, बहुत कम हो गई मोदी की। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर।
किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? अब कहां से आए तो पता नहीं, लेकिन आ तो गया महाराष्ट्र के चुनाव में। उसी किस्म की बातें हो रही हैं चारों तरफ। बीजेपी का जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पूरी तरीके से उस पिच पर महाविकास आघाड़ी माफ कीजिएगा, महायुति चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसी का जवाब देना पड़ रहा था ओवैसी साहब को, लेकिन उन्होंने एक बात कही, मेरी जुबान का मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस के लिए वो कह रहे थे। त्रिपाठी जी, देखिए, कम से कम इस पर तो हम सब एक मत होंगे कि ओवैसी जी की जुबान का मुकाबला, और वैसे भी थोड़ा खालिस हैदराबादी जुबान में बोलते हैं तो कैसा हारे, तो वो थोड़ा पुट भी आता है। लेकिन उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी जुबान सिर्फ हैदराबाद के उसी जो चार मीनार वाला इलाका है वहीं तक ठीक से सुनाई देती है। ये जहां जाके वो बोल रहे थे, ये छत्रपति शिवाजी और संभाजी का इलाका है, ये वीर स्वतंत्र विनायक दामोदर सावरकर का इलाका है, ये बाला साहब ठाकरे का इलाका है, ये बाल गंगाधर तिलक की भूमि है, ये गणेशोत्सव की भूमि है। तो उस भूमि पर आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो क्या आपके किसी काम आएगी क्या? और इस अगर पूरी लड़ाई को देखें तो शायद इसमें, जिसको कहते हैं ना कि ओवैसी को लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारे पास एक लोकसभा की सीट थी वो भी चली गई, और अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी और शरद पवार, इनकी जो आपस में जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस के साथ, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि हम एकदम से इस सीन से गायब हो जाएं। तो ये असली लड़ाई उसकी है। ये अपना टेम्पो हाई करके वो चाहते हैं कि किसी तरह से थोड़ा तो हमारे साथ भी मुस्लिम मतदाता बना रहे। देवेंद्र फडणवीस, मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से वो अभी तक क्या था कि एक उनको लेकर बार बार ये कहा जाता था कि ठीक है भाई, नेता बन गए, बहुत शानदार नेता रहे, देश में शायद दूसरे सबसे कम उम्र के वो मेयर रहे नागपुर के, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे बाल ठाकरे थे, जैसे शरद पवार हैं, क्या उस तरह की राजनीति देवेंद्र फडणवीस कर पा रहे हैं क्या? अब उनके जवाब मराठी भाषणों को देखिए तो लगता है कि एक ऐसा महाराष्ट्र को नेता मिला है जो लंबे दौर तक चलने वाला है। और यहां प्रमोद महाजन की राजनीति का मैं जिक्र करूं तो प्रमोद महाजन कभी भी इस तरह के मास पॉलिटिक्स वाले लीडर नहीं थे। प्रमोद महाजन थोड़ा मैनेजर, थोड़ा लीडर, थोड़ा सारी चीजों के थे। ये मास पॉलिटिशियन के साथ अच्छे मैनेजर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उभर रहे हैं। तो यह भी अच्छा है, कई बार इस तरह की राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा चलती है तो आगे का भविष्य भी बताती है। नहीं, लेकिन जो मुद्दा देवेंद्र फडणवीस जी ने उठाया है वोट जिहाद का, बाकी सारी बातें भी हैं इसके अंदर, लेकिन वोट जिहाद, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, मोटे तौर पर लकीर यही है। ये चुनाव में, इस चुनाव में जनता के बीच में इसका उतना बज़ है कि नहीं, सवाल तो ये। देखिए, वोट जिहाद के जो देवेंद्र फडणवीस जिक्र कर रहे हैं वो बहुत जरूरी था जिक्र करना, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक मालेगांव सीट ने पूरे बाजी पलट दी।
आपकी जीती हुई सीट सिर्फ एक विधानसभा से आप 1,90,95 वोट से पिछड़ जाते हो, और 1,90,000 की आपकी जो 5 विधानसभाओं की लीड है, आप आखिरी इसमें आके 4,000 से सीट हार जाते हो। तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से वोट जिहाद हो रहा है, और हम सिर्फ एक लोकसभा नहीं आ रहे हैं, कई लोकसभा में इस वोट जिहाद के कारण आ रहे हैं। यह देवेंद्र फडणवीस का बदला हुआ रूप है। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जब भी चुनाव प्रचार करते हैं, आप लोकसभा का देखिए या 2019 का देवेंद्र फडणवीस का चुनाव प्रचार का अभियान देखिए, 2014 में वो बड़ा चेहरा थे, उस समय उनका चुनाव प्रचार का अभियान देखिए। इस तरह का देवेंद्र फडणवीस का चुनाव प्रचार का अभियान नहीं था। बहुत शांत, संयम, एक दायरे के अंदर भाषण देते थे। अब ये उन्होंने जो रुख अख्तियार किया है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भाषण के अंदर हिंदुत्व का तड़का लगाते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, अब देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से वोट जिहाद हो रहा है, मुस्लिम वोट के लिए जिस तरीके से एकत्रित हो रहा है, अब जागना पड़ेगा। और अब उन्होंने जिस तरीके से आक्रामक नहीं थे पहले, कभी नहीं थे देवेंद्र फडणवीस के। आप पहले ये भाषण देखिए, वो बहुत कूल। 2019 में जब ओबीसी ने वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन किया था और अमरावती में प्रकाश अंबेडकर की और ओबीसी की सभा हुई थी, देवेंद्र फडणवीस उसी दिन सभा नागपुर में शाम को थी। देवेंद्र फडणवीस से पत्रकारों ने पूछा कि ओबीसी और वंचित बहुजन अघाड़ी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कितनी चुनौती है इस चुनाव में? तो देवेंद्र फडणवीस का जवाब था कि ओबीसी का जिक्र मत करो, इतने छोटे नेताओं की मैं बात नहीं करता। कम से कम मेरे बड़े कद के नेताओं की आप बात करो, मैं इनको गिनता नहीं हूं राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन जिस तरीके से 5 साल के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, ओबीसी ने जिस तरीके से वहां एक माहौल बनाने की कोशिश की है, अब देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि जो बाला साहेब के जो हिंदुत्व था, बाला साहब चले गए, उद्धव ठाकरे ने अपना पूरा रूप बदल लिया है, अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी साहब को ये भी तो चिंता होगी ना सर, जैसे हम लोग परसों ही बात कर रहे थे कि वो जो उलेमा बोर्ड हैं और कई मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने खुलकर महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस शरद पवार को वोट करने की बात कह दी। ओवैसी के भाई ने अभी जो भाषण दिया था औरंगाबाद में, उन्होंने कहा था सरकार बदल दो, हम औरंगाबाद का नाम बदल देंगे, संभाजीनगर का नाम बदल देंगे। आज देवेंद्र फडणवीस उसी का जवाब दे रहे थे कि आप सत्ता में आ जाओ, आपकी 7 पीढ़ी भी वहां का नाम नहीं बदल सकती। तो जिस तरीके से सत्ता बदलने पर जो कहा जा रहा है कि सत्ता बदल जाएगी तो मुसलमानों को 10% आरक्षण दे देंगे, सत्ता बदल जाएगी तो मुसलमानों को अधिकार दे दिए जाएंगे, सत्ता बदल जाएगी तो जो नाम बदल दिए महाराष्ट्र सरकार ने वो नाम बदल देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस से बता रहे हैं कि सत्ता बदलना नहीं है, एकत्रित होना है आप लोगों को। इस सब पर वो उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं पूछते, उनको क्या कहना है इन सब बातों पर? अब उद्धव ठाकरे का जो परिवर्तन होना था हो गया। अब तो ओबीसी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ओबीसी को बताना चाहते हैं कि भाई अब ओबीसी के लिए जो महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी अपनी जगह देख रहे हैं, 16 विधानसभाओं पर लड़कर ओबीसी जो कह रहे हैं कि हम 8 सीटें जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये ओबीसी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ओबीसी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की जनता को संदेश दे रहे हैं। संदेश ओवैसी को देना या उद्धव ठाकरे को देना? उद्धव को तो दे दिया संदेश, महाराष्ट्र की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि ओवैसी अगर इस तरीके से आके आपके महाराष्ट्र प्रचार करेंगे तो आपको एकत्रित होना उसके खिलाफ। इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए उद्धव ठाकरे से ही। औरंगाबाद का नाम आप संभाजीनगर का नाम फिर से आप औरंगाबाद करोगे क्या? बाकी जितने नाम बदले हैं वो आप फिर से पलटोगे क्या? उसके बाद ये जो उलेमा बोर्ड जिस तरीके से और लोग जो हैं वहां पर सरकार महाविकास आघाड़ी के लिए हमने गिराने बचाने के दौर में हुआ था, याद रहे। सरकार गिराने बचाने के दौर में ये नाम बदले गए थे, नोटिफिकेशन जो है। देखो सरकार का ये तो उद्धव ठाकरे का ही किया हुआ है, उद्धव का है, लेकिन उद्धव को थोड़ा छोड़ के चल रही है पार्टी। अच्छा चलिए सर, एक बार मैं क्योंकि बात हो गई उद्धव ठाकरे की तो उनके सिपह सलार का बयान आपको सुना देते हैं। संजय राउत, ये जो मैंने आपको टोपी वाला विज्ञापन दिखाया था ना, एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो उसमें बताया समीर जी ने 16 तरीके की टोपियां हैं, उसमें मुस्लिम टोपी नहीं है, यानी एक करना है तो सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, उसके अंदर वो साफ दिखाई दे रहा है। तो इस पर बोले हैं संजय राउत कि ये सब भाड़े की टोपियां हैं, इनके पास अपनी एक ही टोपी है, काले रंग की आरएसएस की टोपी। सुनिए। देखिए, उनके पास एक भी टोपी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास, खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर, जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजाह, ऐसे देशों में जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते हैं। बताइए सर, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि टोपी है और मोदी जी से पूछो सफेद टोपी कहाँ कहाँ पहनते हैं। नहीं, जिन 2 लोगों को आपने दिखाया, पहले तो हम पत्रकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ओवैसी इतना सभी टेलीविजन मीडिया में जितना हम लोग लिखते हैं, मैं भी शामिल हूं। ना पुरानी बहस नहीं, जरा देखिए, ये जब पुरानी बहस नहीं है, इस बहस को ठीक से करने की जरूरत है। हम भी बोलते लिखते हैं। एक आदमी जो पिछले बार 44 जो है सीटें लड़ा हो, इस बार 16 सीटें लड़ रहा हो, कह रहे हैं कि हैदराबाद में हमको, हैदराबाद के अलावा कहां हराएंगे वो बीजेपी को।
एक मात्र महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद क्षेत्र है जहां दोनों में द्वंद्व चल रहा है, ये उनका क्षेत्र बना। यहां से उनके सांसद भी रहे, यहां से उनके विधायक भी रहे। यहां अभी 2 दिन पहले जो ओवैसी की सभा थी, शायद कल ही ओवैसी की सभा थी, और उस ओवैसी की सभा में एक महिला बुर्के में पहनी हुई थी, और उस महिला ने कहा कि ये तो तुम लोग औरंगाबाद में खड़े हो, इसका औरंगाबाद का नाम संभाजी कैसे पड़ा? पहले पहले संभाजी, पहले औरंगजेब, पहले बाद में संभाजी, बाद में औरंगजेब। तो संभाजी महाराज की चूंकि हत्या औरंगजेब ने ही करवाई थी, और 1989 में 9 साल तक ही वो शासन में रहे थे। पहले जीभ कटवाया था बड़ी क्रूरता से, अंत में चूंकि 200 ही सैनिक उनके पास थे जो, लेकिन संभाजी ने 120 लड़ाइयां लड़ी, एक भी युद्ध वो हारे नहीं अपने जीवन में। और औरंगजेब को संपूर्ण भारत फतह करने का कभी सपना पूरा नहीं होने दिया। उसकी जो समस्या यही रही औरंगजेब की, और तभी से उनके पीछे पड़ा था जब से वो शिवाजी के साथ आगरा के किला में दोनों पिता पुत्र बंद हुए थे। तो संभाजी नगर नाम पड़ा है। मुसलमानों में अगर किसी को संभाजी के नाम से समस्या है तो वो औरंगजेब के कारण, क्योंकि वही एक औरंगजेब का मकबरा वही है, आप जाएंगे तो देखेंगे। और ओवैसी साहब अपने भाई के साथ जाते रहते हैं? नहीं, पहले नहीं जाते थे। अच्छा, वो जब औरंगजेब का इशू महाराष्ट्र में बना है वहां जबरदस्त, उसके बाद ये गए हैं। वहां तो कोई जाता ही नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। वहां मैंने पूछा वहां, और अभी भी जो लोग जाते हैं तो वहां उसका मकबरा औरंगजेब का बाहर है, छोटा सा। कहा जाता है कि उसने कहा था कि हमारे मकबरे को सजाना नहीं है। एक अंदर बना हुआ है जिसमें शुतुरमुर्ग का अंडा मैंने जीवन में वही लटका हुआ देखा, उसी पर आप भी जाएंगे तो वही मिलेगा आपको। पूछते क्या है तो 7-8 शुतुरमुर्ग के अंडे दिखाई देते हैं। तो वो हमको बताता था कि हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं मकबरे पर, 100 रुपया दे दीजिए, हमको अच्छी तरह याद है। तो वो स्थिति बनाया है वहां। इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ ओवैसी कर रहे हैं, ओवैसी को पता है कि हमको यहां वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो आग मैं लगा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, हाँ। इस समय भले मुसलमानों का वोट दूसरी ओर जाए, आने वाले समय में मेरी जुबान, मेरी आवाज, मेरे मुद्दे, चूंकि मैं अकेले रहूंगा इसलिए मैं अकेले मुसलमानों का नेता होने की संभावना रखता हूं। तो उनकी रणनीति आगे की है, और इस रणनीति के कारण जो महाराष्ट्र में वोट जिहाद की जो बात है, हम लोगों ने पहले भी किया, उस दिन आप ही ने टेलीविजन पर दिखाया है कि जहां जहां सुनील प्रभु एक शिवसेना के जो है विधायक बैठे हुए थे, वहां कहा गया कि पिछली बार हमने फतवे जारी किए थे, वो तो वीडियो है, और इस बार भी हम कर रहे हैं जिताने के लिए। ये कोई नई चीजें नहीं है। तो ये वोट जिहाद का विषय जो है इस समय एक प्रकार से सीधा, और ये भी तो एक इस्लाम का युद्ध ही होता है ना, जिहाद। तो अगर उसके विरुद्ध कोई नेता कह रहा है कि वोट जिहाद को हम धर्म युद्ध से हराएंगे, तो वोट जिहाद का दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? अच्छा, ठीक है। अब आपने कहा कि ओवैसी साहब की इतनी बात क्यों करते हैं, तो इस बार तो मुद्दा उठाया देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस साहब एंगेज क्यों कर रहे हैं ओवैसी को? इसमें मैं एक जोड़ दूं, देखिए अवधेश जी जो कह रहे हैं उससे हम भी सहमत होते हैं कई बार, कि क्यों हम टीवी के लोग ज्यादा ओवैसी को दिखाते हैं। लेकिन अब एक ये बात करते करते मेरे मन में एक सवाल आया, और उसको जरा सोचिए। हम लोग, मायावती बहुत बड़ी पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की मायावती के सामने कितनी बात हम टीवी पर करते थे? कम करते थे या कम करते हैं। लेकिन आज मायावती की पार्टी का एक भी सांसद नहीं, और चंद्रशेखर चुनकर सांसद बनकर आ गए। ओवैसी जिस संभाजी नगर से सांसद उनका बन जाता है, उनके विधायक बन जाते हैं। बिहार जैसे राज्य में वो 6 विधायक जीत कर आते हैं। ये ठीक बात है कि तेजस्वी यादव उदरस्त कर गए, वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी नेता के बढ़ते प्रभाव को आंकेंगे, और कम से कम मीडिया में ये बार बार मेरे मन में भी प्रश्न आता, अच्छा हुआ आज इसका अवधेश जी ने जिक्र किया। हमें भी लगता है कि वैसे क्यों इतना दिखे, लेकिन मैं लगातार एक बात देखता हूं, जब भी मैंने जहां देखा, और खास करके उत्तर प्रदेश में, हमारे शहर में प्रयागराज में ओवैसी की सभा होती है, उसकी तकरीर को सुनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं। वो जब भी बोलते हैं, और ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये सवाल हो सकता है, लेकिन मीडिया के तौर पर तो हमें नजर रखनी पड़ेगी। और अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए शायद वो बच रहे, जो दूसरा वाला पक्ष है वो बच रहा है, कहीं उसका लाभ न मिल जाए। सर सीधी बात है, जो जिस किस्म की राजनीति इस वक्त खासकर महाराष्ट्र में चल रही है। सर विजय जी बात है, विजय जी कर लेंगे, मैं बीच में कब कर लेंगे सर? विजय जी कर लेंगे ना, चूंकि बात आ गई है। देखिए, आप बोलते हैं इस आदमी की जुबान सबसे जहरीली है, आप देश में मैसेज क्या देते हैं? मैंने ये पंक्ति बोली है कि उनको मालूम है कि अभी मुझे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब दूसरे को उसके कारण वोट मिलता है और वो स्थिति बनती है, तो इसके बारे में विचार करना ही पड़ेगा। अरे सर, आज देवेंद्र फडणवीस खुश होंगे ना, ओवैसी को जितना वोट मिलेगा देवेंद्र फडणवीस तो खुश होंगे। क्यों विजय जी? खुश होना एक सेकंड, भारत नहीं है। एक सेकंड, बोलिए। देखिए,
ये तय करना हमारा काम नहीं है ना कि कौन कितना जीत रहा है नहीं जीत रहा। यदि कोई डिफरेंट वॉइस है, मीडिया का काम है डिफरेंट वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देना, ये काम भी है हमारा। यदि अलग अलग तरह की वॉइसेज है जो हमें पसंद है या ना पसंद है, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की तो हर जी ने साफ कर दिया कि भाई बीएसपी का तो एक भी नहीं है। अभी जो देश की सबसे एक और बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी, उसके कितने एमपीज अभी हुए हैं, पहले कितने थे, उनको हम कितना वॉइस दे रहे थे, और तमाम लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टीज हैं उनको। लेकिन ओवैसी जो हैं वो एक डिफरेंट वॉइस हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस क्यों एंगेज कर रहे हैं उनको? देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधा सीधा आज बात की है ना, उनके नाम लेके बात किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना उनको एंगेज करेंगे वो उनको फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ओवैसी साहब भी जानते हैं कि वो जितना देवेंद्र फडणवीस को एंगेज करेंगे, गाली देंगे, नाराज होंगे, तो वो उतना करेंगे। और आप एक और बात समझिए, आप ओवैसी साहब के भाषण सुनिए, जो भी वो तकरीर करते हैं वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में करते हैं। उसकी टोन भले ही अलग होती हो, अलग तरीके से बात कर। अभी पूरा भाषण इसको दोबारा सुन लीजिए, इसमें कोई बात ऐसी निकल कर नहीं आएगी जो आप कहें कि भाई ये गैर संवैधानिक बात है। चुनाव का जो मॉडल कोड ऑफ वो ठीक है, वो लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने चढ़ाया अयोध्या पर और नीचे भी जिस तरीके का रिएक्शन आया भीड़ में, ये गैर संवैधानिक है क्या? कौन कह रहा है गैर संवैधानिक? हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो वो तो जहरीली बात ही नहीं करते ना। आपको खराब लगता है क्योंकि आप हार गए इसलिए आप चिढ़ते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना। तो फैक्ट्स को नरेट करना गैर संवैधानिक नहीं है। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उसने छोड़ी है ओवैसी साहब ने और देवेंद्र फडणवीस ने, कि ये जो पूरी डिबेट है ना, हमारा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। यदि हम इसको समझ रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? महाराष्ट्र में बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन, किस पे कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब क्या गलत हो रहा है? नहीं, यदि ये लग रहा है, अरे अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि जहरीली जुबान है, तो जहरीली जुबान है तो एक्शन लेना चाहिए ना, जिसमें ओवैसी के खिलाफ हो, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो, अखिलेश यादव के खिलाफ हो, अबू आजमी के खिलाफ हो। नहीं, ओवैसी तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ये बताए ये वोट जिहाद और धर्म युद्ध, हाँ, तो क्या ये जायज है इलेक्शन में कहना? तो ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए इस बात पर कि किस तरह से कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो वही है जो जनरल इलेक्शन में बहुत शांति से काम करते रहते, फिर जब ज्यादा दबाव बनाना तो उन्होंने नोटिस भेज दिया उन पार्टी के अध्यक्ष को जिनके नेताओं ने जहरीली जुबान बोली थी। ये तो हमारी इलेक्शन कमीशन की ताकत का और स्थिति का एहसास कराता है। और वो इलेक्शन खत्म हुए 6 महीने हो गए, उस पर क्या हुआ कोई बता सकता है? तो जो कंट्रोल करने वाली पार्टी है या संस्था है वो जब कुछ नहीं कर रही हो तो आप क्या इस पर बहस कर सकते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है? और वोट जिहाद की बात करना, धर्म युद्ध की बात करना, ये सही बात है ना। वो जो कह रहे हैं कि अयोध्या को छोड़ दीजिए, वाराणसी को छोड़ दीजिए, या धुले की सीट की बात हो रही है, तो धुले के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी 90 सीट जिहाद कही है, कुछ और किसी भी और नाम से बुलाइए। एक बात तो सर ये तो दिख रही है ना कि भाई मुस्लिम संगठन जो है वो ऑपोजिशन को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं ना, लेकिन मैं यही तो बात रोज इसी को वोट जिहाद कह रहे हैं। नहीं, वो कहते रहे वोट जिहाद, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं बताइए। नहीं, बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की बात क्यों करेंगे? और जहरीली जुबान जब जो ओवैसी की कहते हैं, तो जिस तरह से हैदराबाद में 15 मिनट की बात वो करते हैं उनके छोटे भाई, जिस तरह से वो हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू आस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, जिस तरह से वो संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं, जिस तरह से वो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम डिवीजन पर ले जाते हैं, जिस तरह से सीए के दौरान वो झूठ बोलते हैं कि इससे देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, ये जो उनका अलगाववादी विभाजनकारी भाषण होता है, ये है जहरीला। वो जहर फैलाने का काम यहां करते हैं। यहां जो बोल रहे हैं उसका जवाब तो दे ही रहे हैं। और एक बात तो है ना भाई, दबे छिपे आप सबको एक कर रहे थे, अब खुल के सब एक कर रहे हैं। या तो कोई क्राइटेरिया तय हो कि बिल्कुल किसी कीमत पर मुसलमान वोटों को एक करने का काम भी नहीं होगा, नहीं तो हिंदू वोटों को एक करने का काम कहां से गलत हो जाएगा?